व्यक्ति के रूप में माना, सोशल ह्यूमन माना, मैन माना, विमेन माना, होमो इकोनॉमिकस जिसको माना, जिसको हमने पॉलिटिकल मैन या पॉलिटिकल विमेन माना। इसके संदर्भ में हमने एक नोट्स दिया हुआ है। ठीक, ये इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में लगातार नहीं बनी रहेंगी। हमारे पास नोट्स होगा, अपना नोट्स हम ओपन रखेंगे ना, उसके साथ समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हम। सोशियोलॉजिकल मैन, कल ये नोट्स मिला था हमको, अगर नहीं है तो यहाँ से समझ लेंगे, अगर नहीं है किसी के पास तो हम यहाँ से समझ लेंगे। और जिन्होंने नहीं देखी, कल की कक्षा के साथ इसका जुड़ाव है तो वो पहली वाली कक्षा भी आपको देखनी है। जब हम होमो इकोनॉमिकस कहते हैं तो ये कैसा है, स्वार्थी है, अपने इंटरेस्ट पे चलता है। देखिए हमें कैसे समझना है कि हम अपने विचारों को, कल हमने एक वीडियो देखा था उसमें बहुत सारी घटनाएं आ रही थी, ठीक, और हमें अपने विचारों को कैसे सोचना है, अपने थॉट को कैसे सोचना है। जब आपने ये सोचा, जैसे हमारे पास 100 रुपये थे, हम 100 रुपये लेते और हम गए मार्केट में खाना खाने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप अपने व्यवहार को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करोगे। आप 100 का 100 कहीं फेंक नहीं दोगे, आप कोशिश करोगे कि आप 20 रुपए से कुछ खा लो, 20 रुपए, फिर अपनी वो भूख मिटा लो, फिर आपका मन करेगा मैं 10 रुपए की आइसक्रीम खा लूँगी या खा लूँगा, फिर आप वो खा लोगे, फिर मैं इससे शाम को चाय पी लूँगी, फिर मैं इससे ये कर लूँगा। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपका व्यवहार कैसा था, आप गणना कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, बहुत सारी गणनाएं कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम प्रॉफिट, इसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, उपयोगिता अधिकतम करना। उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो मुझे खूब भूख लगी तो मैंने एक रोटी खाई, या मुझे बहुत प्यास लगी तो मैंने एक गिलास पानी पिया। लेकिन एक गिलास पानी पीने के बाद उसकी उपयोगिता बहुत थी, क्योंकि उसने हमारी इच्छा को तृप्त बहुत किया। द यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इज हाई, ओके, द यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट ब्रेड इज हाई, ये ज़्यादा थी। लेकिन एक गिलास पीने के बाद आपने दूसरा गिलास पिया तो क्या उतनी ही संतुष्टि मिली आपको, नहीं मिलती है। ठीक, तो उपयोगिता क्या चीज़ होती है, उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी चीज़ से मिलने वाली संतुष्टि, उसके उपभोग से मिलने वाली हमको संतुष्टि, उसको हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता, यूटिलिटी। द सेटिस्फेक्शन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग, इट इज़ नोन एज यूटिलिटी। ओके, ये समझ में आ रहा है। तो हमारा मकसद क्या था, जब हमने 100 रुपया लिया, तो हमने जब अपना 100 रुपया लिया तो हमने क्या करने की कोशिश की कि उपयोगिता को अधिकतम कर रहे थे कि यार एक रोटी खा लूँगी, फिर आइसक्रीम खा लूँगी, फिर चाय पी लूँगी, फिर 70 बचा लेंगे, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर मैं ये कर लूँगा। तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज अवर यूटिलिटी। हम कर क्या रहे होते हैं, हम अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर रहे होते हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे थे, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक, इफ अब इस देखो हम ये काम क्यों करते हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कैसा होता है, जब इसकी स्केल बढ़ाने लगोगे तो मैं चाहूंगा कि जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं अभी 100 1000 हो जाए, 1000 10,000 हो जाए, 10,000 1,00,000 हो, और 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ रुपया हो। ऐसी सोच आएगी कि नहीं आएगी। इसको धन का संचयन बोलते हैं, वेल्थ एकोमुलेशन बोलते हैं। आप जोखिम बहुत लेना चाहते हो क्या, कि नहीं मैं 100 रुपये में ये वाली चाट पूरा खा लो, खाते ही जबान जल गई। No, we are not going to do such type of thing. So what we will do, हम लॉस एवर्जन, नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लिसन मी केयरफुली, ओके, खूब ध्यान से समझना है, डोंट डू एनीथिंग, है ना, मतलब एक्सेप्ट द लिसनिंग एंड द सिटिंग इन द केयरफुली इन द क्लासरूम। ये हो गया। अब इसमें हम क्या होता है, जैसे आप कोई बिजनेस करने गए तो आप क्या करोगे, अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश
करोगे। फिर आप क्या करते हो, जैसे कोई बिजनेस करोगे तो क्या चाहोगे, कम पैसा कि ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा पैसा कमाओ। तो ये आप ध्यान से देखोगे, ये सब क्या है, स्केल हैं जो एक ही व्यवहार के साथ निकल रहे हैं। जब आप इस तरीके से सोचते हो तब आप आर्थिक मानव हो। व्हेन यू आर थिंकिंग इन सच मैनर देन एट दैट टाइम यू आर होमो इकोनॉमिकस। ठीक। लेकिन जब आप, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं, मैं ये बदल दूंगी, मैं वो बदल दूंगा, जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हो तब आप पावर इन्फ्लुएंस की बात करते हो। आप कहते हो मैं पूरे देश में समानता लेकर के आऊंगी, आई विल ब्रिंग द इक्वेलिटी इन होल नेशन, आप ऐसा कहते हो। तब आप किसकी बात करते हो, विचारधारा की बात करते हो, साम्यवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट सच टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज। फिर पॉलिटिकल रिकग्निशन की बात करते हो कि लोग मुझे पहचाने, सहमत दें, मेरी ताकत को पहचाने। व्हेन यू आर थिंकिंग इन सच मैनर एट दैट टाइम यू आर अ पॉलिटिकल वीमेन और पॉलिटिकल मैन। जब आप इस तरीके से सोच रहे होते हो तो उस समय आप एक राजनैतिक व्यक्ति बन जाते हो। ऐसा नहीं होता है कि देखो, आर्थिक मानव समझ में आया, राजनीतिक मानव समझ में आया, सामाजिक मानव की बात हम करते हैं। ये सोच, देखो ये इकोनॉमिक्स का विषय में चलेगा, ये पोल साइंस में चलेगा, और ये मानव सोशियोलॉजी में चलेगा। तो सोशियोलॉजिकल मैन ये सोशल एक्सेप्टेंस के लिए करता है। आपसे पूछें क्यों सफल होना चाहते हो, मैं अपने गांव वालों में नाम कमाना चाहता हूँ, मोहल्ले वाले पहचाने, मेरे नेबर्स मुझे पहचाने, मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं, मैं अपनी कौम के लिए बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। वे आर, मतलब इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक। फिर ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति के लोग हैं, जैसे हम उनसे जुड़ते हैं तो वो एक लगाव होता है, ये मेरे क्षेत्र के हैं, ये लगाव होता है, ये हम अपनी कोचिंग के हैं तो लगाव होता है। जब हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं तो हमसे एक आपस में एक लगाव आता है, होता है ना लगाव। ये वाली फीलिंग जब आती है, ये वाले जो व्यवहार होते हैं, इसमें इमोशंस बहुत होते हैं, इसमें इमोशंस बहुत होते हैं। जब आप इस तरह की सोच के साथ बढ़ रहे होते हो तो सोशियोलॉजी डिराइव होती है, तब समाजशास्त्र पैदा होता है। आप समझ रहे हो तीनों विषयों का अंतर। और हम स्केल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम किस स्तर पे, ऐसा नहीं है जो आर्थिक मानव वो पूरी तरीके से समझदार है, वो भी डिसीजन लेता है इमोशनली। मुझे पराठे बहुत पसंद हैं, देखिए तो दो खरीद लिए, खा एक पाए, होता है। पैसा आया था, घर से मिला, गए, कपड़े बहुत बचपन से मन था, गए दुकान में खरीदना एक, खरीद आए चार, कोई मतलब नहीं निकला। तो जो होमो इकोनॉमिकस है उसका व्यवहार भी अतार्किक होता है। वो जो अतार्किकता हम पकड़ते हैं होमो इकोनॉमिकस की, उसको हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र। ठीक। बाकी दोनों होते हैं, सबसे अतार्किक ये, सर्वाधिक तार्किक इधर की ओर आता है, और ये दोनों के बीच में है कहीं तर्क इसमें। तो जब डिग्री इमोशंस और रीजन की आप पुट करोगे अपनी थिंकिंग में, तो व्हेन यू आर पुटिंग योर सेल्फ एज अ पॉलिटिकल मैन, द लेवल ऑफ रीजन what you are putting in your decisions slightly high, will be slightly high। जब आप खुद को राजनीतिक व्यक्ति के रूप में सोचोगे और सोचोगे तो थोड़ा सा तर्क लगाओगे। ठीक। जब आप आर्थिक मानव में है तो खूब सारा तर्क लगाओगे क्योंकि बिजनेस पैसे का मैटर आएगा, और सामाजिक मानव में हम तर्क बहुत कम लगाते हैं। तो इसमें पहली सोच दूसरी सोच ऐसा होता है। फिर उसी आधार पे यहाँ पे लिखा है कि व्यवहार कैसा होगा। ठीक। उसी आधार पे इसमें लिखा हुआ है कि आपके लक्ष्य क्या होंगे। अब लक्ष्य कैसे हो जाएंगे, वो अपने परिवार समाज को बनाए रखना, इसका हो जाएगा। इसका मकसद क्या हो जाएगा, पैसा कमाना, उपभोग करना, जिंदा रहना, इसका क्या हो जाएगा, पावर इन्फ्लुएंस इसको मेंटेन करना, अधिकारी बनना, नेता बनना। तो इस हिसाब से जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे एक बार, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक। निर्णय कैसे लेंगे आप, क्या लेंगे, बस एक रीडिंग लेनी है, ये याद नहीं रखना है इसको पूरी तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ पहला स्केल है।
ठीक। अब दूसरा, हम इसके थ्रू जाएंगे कहाँ तक मैं दिखाता हूँ। जैसे ये बहुत सारी खबरें हैं, जैसे लेबर लैंडस्लाइड इन यूके स्नैप ले, ऑन गोइंग यूक्रेन वॉर हो गया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, एडवांस एआई का डेवलपमेंट हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, शिफ्टिंग्स हो गई, हम देखेंगे, आर्टिफिशियल जलवायु परिवर्तन हो गया, है ना। बढ़ ये भी आपको नोट्स नहीं मिला, ये वाला मिल जाएगा, नहीं तो भी मैं दिखाता हूँ आप कहाँ से मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मानसिक स्वास्थ्य संकट हो गया, आप इस तरीके से देखोगे। वैगनर ग्रुप्स का है, अभी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, चंद्रयान का है कि वो उसने कहा कि हार्वर्ड में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको आरक्षण जैसी चीज़ नहीं उपलब्ध होगी। ये भी हालिया कुछ समय पूर्व, ये इस तरह के निर्णय आते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोई डिसीजन दे रहा होता है, कैसे दे रहा होता है, ये खबरों तक हमको पहुंचना है और इनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को हम पा जाएंगे। दूसरे लेवल पे हम जहाँ तक हम पहुँचने की इधर कोशिश करेंगे। जैसे इधर हम आपको देखेंगे कि जैसे ये नीति आयोग ने एक पेपर लिखा, वर्मानी ने लिखा। वर्मानी पहले प्लानिंग कमीशन भी खूब लिखा करते थे, अभी नीति आयोग में है, कि भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, सबका साथ सबका विकास, एक रिसर्च पेपर आ गया। हमारा मकसद इन कक्षाओं के साथ है कि पहले हम उस बेस को क्लियर करेंगे, फिर बेस के साथ, क्योंकि विजडम देखो कब आएगी, विजडम तभी आएगी जब ये सारे हमारी सोच सब अलग अलग हो जाएंगी और सबके आपस के लिंकअप हमारे मिलने लगेंगे। जब हम खुद को समझेंगे तो हम दूसरों को भी समझेंगे। हमें ये समझ में आएगा कि चुनाव है तो चुनाव में कोई आदमी कोई भाषण दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको सत्ता पानी थी, पावर पाना था, अथॉरिटी पानी थी। ठीक, ये अपने मुद्दों से लोगों को सहमत कराने की बात करेगा, वो दूसरे मुद्दों से। और इलेक्शन का स्केल क्या क्या हो सकता है, ग्राम प्रधान लड़ सकते हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लड़ सकता है, पीएम लड़ सकता है, और इसके पीछे एमएलए वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पे चुनाव एमपी वगैरह होंगे। तो आप जब बहुत सारे मुद्दों को देखेंगे तो ये मुद्दे एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में वो इश्यूज नहीं हैं जो सांसदी के चुनाव में है, और वे मुद्दे नहीं हैं जो विधायकी के चुनाव में है। एमएलए का इलेक्शन अलग मुद्दों पे लड़ रहा है, वो मुद्दे दूसरे तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना। और हम किस तरीके से बिहेव करते हैं उसको लेकर के ये भी हमको समझना होगा। ग्राम प्रधान के स्तर पे हमको लगता है कि प्रधान जी ये करो वो करो, ऐसा है, क्योंकि वो छोटी सत्ता है तो वो डिसीजन वो होना चाहिए, छोटे हमारे काम हो सकते हैं, नल लग जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो है ना, हम उससे सीधे जुड़े रहते हैं। उन जगहों पे जो सिलेक्शंस होते हैं हम उसमें देखेंगे कि उसमें सोशियोलॉजी कितना, सोशल इम्पैक्ट कितना काम करता है। जब आप एमएलए के इलेक्शन में जाते हो तब आप क्या करते हो कि नहीं विधायक जी होंगे तो पुलिस से बचा लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, मेरी जाति का नेता है, मैं ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ आपकी सोच कैसी है तो आप भी सत्ता को ही सोच रहे थे ना, सोच तो आप भी ताकत को ही रहे थे। और जब आप एमपी का इलेक्शन होता है तब हम कैसे सोचते हैं। ठीक, चूंकि यहाँ लोग अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग तरह की सोच है, सबके अलग अलग हित हैं, तो आर्थिक लोगों को जोड़ेगा, सामाजिक हितों को जोड़ने की कोशिश करेगा। नेता हर आयाम पे बात करेगा, कभी कहेंगे हमारा परिवार है, फिर कहेंगे कि नहीं सबको रोजगार मिल जाएगा, तो सबको रोजगार मिल जाएगा ये आर्थिक मुद्दा हो गया, और मेरा परिवार था ये सामाजिक हो गया। वो दो तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक, अब हम एक सब्जेक्ट इसमें से उठाएंगे, एक कोई विषय हम उठाएंगे, उसको हम डिराइव करेंगे, उसकी परिभाषा और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है ना, तो एक दो दिन में पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे अभी हम चलो उठा लेते हैं, इकोनॉमिक्स उठा लें। ठीक, और हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हम जब इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी आंसर राइटिंग, उसके निबंध को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इसके पॉलिटिकल लिंकअप को भी समझेंगे और इस वाले आयाम को भी समझेंगे। ठीक, हमें तीन शब्दों को समझना है इसको समझने के पहले। ठीक,
जैसे एक हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जब लोगों के हित के लिए कुछ काम किया जाता है, जैसे सरकार को हम कैसे समझेंगे, गवर्नमेंट क्या है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सी सुनते हैं, एक हल्की सी थीम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हमें थोड़ा ये बेहतर तरीके से समझ में चीज़ें आएंगी, कोई आंकड़े वगैरह नहीं डालेंगे उसमें, है ना। जब आपने इतिहास वगैरह कुछ पढ़ा होगा, मिडाइवल वगैरह पढ़ा, मध्यकाल पढ़ा होगा, तो आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि जब आपने मध्यकाल पढ़ा होगा तो आपने बहुत ध्यान से ये देखा होगा कि यहाँ पर पहले जो राजा था, जिसको आप किंग बोलते थे, वो सोसाइटी का हिस्सा था, वो धर्म से शासित था। जब आपको प्राचीन इतिहास में ही पढ़ाया गया तो अशोक का धम्मा पढ़ाया गया होगा, अकबर भी आएंगे तो दीन इलाही चलाएंगे, तो ये धर्मों से जुड़े हुए लोग थे, ये सबसे बड़े राजा थे जिनके साम्राज्य बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक। तब उस समय हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है, मतलब ये इसका असली अस्तित्व नहीं था, ये जहां था ये इसी का हिस्सा था। जैसे परिवार का मुखिया होता था, गांव का मुखिया होता था, कबीले होते थे, 16 महाजनपदों में गणतंत्र होते थे, तो उनका अपना चलाने का था, लेकिन वो सब किस तरीके से थे, वो आपसी सहमति से जुड़े हुए थे, वो सत्ता पावर जैसी चीज के लिए नहीं व्यवहार कर रहे थे, बल्कि आपसी जुड़ाव था उनमें, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहे थे, ठीक। बाद के समय में अब इस समय क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है वो कम डेवलप होगी, तो जिनके पास सत्ता चली आ रही थी वो उसको चलाते हैं, वक्त गुजरना शुरू होगा, ठीक। ये लोग धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्टिंग करेंगे, सत्ता बदलना शुरू हो जाएगी, युद्ध होने लगेंगे, लोग जीतने लगेंगे, ऐसा करने लगेंगे, और इस समाज से, सोसाइटी से राजा का अलगाव, मतलब सत्ता जो है, पावर जो है, ताकत, वो अलग होना शुरू होगी। और जब ये अलग होना शुरू होगी तो आप ध्यान से देखेंगे उस दौर में अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ना शुरू होगी। इसके बाद का दौर आएगा जब हम देखते हैं कि दुनिया में, फिर हम 1000 के बाद का जो दौर आता है, 1100, 1200, 1300, 1400 में आप देखोगे, जैसे 1498 वगैरह है, डेट हो सकता है, मेरा इतिहास थोड़ा कमज़ोर है, तो हो सकता है वास्को डिगामा शायद आया था। तो ये लोग आते हैं, अलग अलग देश है ना, अलग अलग लोग हैं, वो आते हैं, व्यापार मार्ग खोजे जा रहे होते हैं, व्यापार बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी होने लगती है। जब अर्थव्यवस्था बड़ी होने लगती है, जब इकोनॉमी जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, तब फिर क्या होगा, अब यहाँ जो पहले से परंपरागत लोग थे, क्योंकि समाज परंपराओं के आधार पे था, जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई जातिगत आधार पे है, तो अगर हम आज की तुलना में करें, आज जब लोगों के पास पैसा आया, जब हर व्यक्ति पैसा कमाने लगा गांव में, तो कोई जाति के आधार पर सम्मान दे रहा है किसी को, नहीं दे रहा है। तो सामाजिक जो दायरे हैं वो बदलने लगते हैं इधर के साथ। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ इंसान अकेला हो जाता है। अर्थव्यवस्था को हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने यही वाली बात की थी, उसमें हमने बोला था होमो इकोनॉमिकस, जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपना पैसा बनाना कोशिश करते हो, सेल्फ के लिए करने की कोशिश करते हो, ठीक। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सबको साथ लेके चल रहे थे, कलेक्टिव सामाजिक मानव यहाँ पे था, तो यहाँ से इसका अलगाव होना शुरू हो जाता है, और ये दोनों विरोधाभासी हुए, ये दो विचार परस्पर, ये इमोशन पे चल रहा होता है और ये तर्क पे चल रहा होता है, ठीक। परिवार अब समर्थक नहीं, गांव समर्थन नहीं, धर्म समर्थन नहीं, बल्कि ये बाधा बनने लगता है। तो ये बाधा बनने लगता है तो फिर क्या हो जाता है, विवाद शुरू हो जाएगा। तो शुरुआती विवाद में क्या होगा कि ये चीजें एडजस्ट करता है, ये इसी के साथ एडजस्ट करता है, लेकिन फिर जब ये बहुत बड़ा होने लगता है,
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे हो जाएगी, औद्योगिक क्रांति अवस्थाएं आने लगती है। तब ये इससे इसको अलग किया जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब इसकी आज़ादी की बात हो जाएगी तो यहां पे क्या हो जाएगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगी, यहां पे फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगी। ये शब्द तो हम जानते ही हैं, ठीक। और जब फ्रांस की क्रांति होगी तो किस चीज को किनारे किया जाएगा, कहां से इसको अलग किया जा रहा है, इस वाले से। इसको हमने सोसाइटी बोला था, समाज। सोसाइटी किस पे चलता है, धर्म में चलता है। तो धर्म को पीछे हटाया जाएगा, और जब इस क्रांति से हटेगा तो बहुत ताकत से हटेगा। मतलब वो इस हद तक आएगा कि कहेंगे दूर हटो और इसको फ्री रहने दो, इसको फ्री रहने दो। ये दूर हटने की प्रक्रिया जो है ये सेकुलरिज्म कहलाती है, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। और दूर हटने की प्रक्रिया सेकुलराइजेशन कहलाती है। समझ में आ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या चीज़ है। तो जो फ्रांस का मॉडल है, लाइसिटे बोलते हैं उसको हम, वो बहुत कड़ा मॉडल है। वहां राज्य पूरी तरीके से धर्म को किनारे कर देता है। और अब ये जो बनेगा ना यहाँ पे, अब ये जो बनेगा इसको हम मॉडर्न नेशन स्टेट बोलते हैं, आधुनिक राष्ट्र राज्य। ठीक। आधुनिक राज्य का मतलब क्या हो गया, आधुनिक राज्य का मतलब क्या हो जाता है, आधुनिक राज्य का मतलब हो गया, हम देखते हैं कि अब व्यक्ति जो है ना यहाँ पे, जैसे ये धर्म नहीं होगा, इस पे शासन नहीं होगा, बल्कि लोग तो हैं ही हैं, पॉपुलेशन तो है ही, ज्योग्राफी तो पहले भी थी, ज्योग्राफी रहेगी, लेकिन दो नई चीज़ें शामिल हो जाएंगी इसमें। एक गवर्नमेंट, और जो सामान्य रूप से लोकतंत्र से आएगी, चुनाव के माध्यम से आना शुरू होगी। तभी तो ये अलग होगा ना। बात समझ में आ रही मेरी, आ रही है? क्या किया? हाँ, मतलब जैसे आपका दिमाग क्या करेगा ना, आप बाहर चले जाओगे तो जैसे बाहर गए तो उसको वापस लेकर के आना है, लाना है। तो जहां स्किप किए हो तो रिकॉर्डिंग है तो वहां देखना, नहीं मुझसे पूछ लेना है ना। देखो हम तो जितना समझ रहे हैं समझ ही रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि हमें निर्वाण मिल गया है, मोक्ष। हम भी उस प्रोसेस में हैं और आप भी उस प्रोसेस में हो, है ना। लेकिन जैसे क्या है कि देखो, टीचर भी दो तरीके के हैं। जैसे क्या है कि आप टीचर बैलगाड़ी पे चल रहा है, आप पैदल चल रहे थे, फिर अचानक आपको बाइक मिल गई, तो आप टीचर को पीछे करने लगे, तब तक टीचर बाइक पे बैठ गया, अब उसका ज्ञान आपसे आगे हो गया, फिर वो आपको रास्ता दिखा रहा है। फिर आपको ट्रेन मिल गई, फिर टीचर पीछे होने लगेगा। लेकिन अगर टीचर जेट पे बैठ के चला जाए तो तब क्या करोगे? तो तो अब यहां पे जेट पे बैठा टीचर कौन है? जो एआई से पढ़ाएगा। और जो वो गाइड पे पढ़ रहे हो वो बेटा स्कूटर तक के मास्टर हैं। और चूंकि आप अब जहाज पे चढ़ने जा रहे हो तो अगले 6 महीने में पीछे हो जाओगे। आपको पता है कि 5 दिन के अंदर मेटा कितने लोगों ने यूज किया एआई को? 1 करोड़ लोगों ने। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोगों ने विद इन 5 डेज। 10 करोड़ लोग एआई पे काम करने लिए। और वो चूंकि व्हाट्सएप के साथ जुड़ गया है, लामा जिसको कह रहे हो, जेमिनी जिसको कह रहे हो, चैट जीपीटी जिसको कह रहे हो, एडवांस वर्जन हो रहे हैं। तो अब जेट पे चढ़ने का वक्त आ गया है ना।
ठीक, थोड़ा और इधर। हम लोग की बस बात बहुत साधारण सी है, इतना कोई महान ज्ञान नहीं है। बस इतनी सी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में मैं एज अ टीचर क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि मैं जो सोशल मैन है, विमेन है, जो सामाजिक मानव है और जो समूह के साथ है, वो हमने देखा, उसको मैं इकॉनमी में ला रहा हूं और उसको मैं अलग कर रहा हूं। तो जब ये अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लिबर्टी। समझ में आ रहा है? ठीक। और फिर मैंने सिर्फ इतनी सी बताई बात कि जो पहले का राज्य था, पहले का जो राज्य था वो इससे चल रहा था। तो ये जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो यहाँ झगड़े हो जाएंगे, क्रांतियां हो जाएंगी, तलवारें खींचेंगी, गोलियां चलेंगी, कोई भी प्रक्रिया हो उस कहानी पे नहीं जाना है। जो पीछे हुआ कि मध्य वर्ग ने किया तो फलाने ने किया तो ठिकाने ने किया, ये जाने दो, कुल मिला के हुआ और वो हमेशा होता आएगा। यहाँ चूंकि हम जब सामूहिकता को लेके चल रहे तो जो इमोशनल थिंकिंग थी, जैसे रिलीजन चीज थी, ये पीछे छोड़ा गया, इसको हमने धर्मनिरपेक्षता कहा। और लिबर्टी को आगे बढ़ाया गया। इकॉनमी के बढ़ने के साथ लिबर्टी बढ़ती चली जाएगी। ये रिश्ता समझ में आ रहा है दोनों को? अब यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि ये जो बॉडी यहाँ बनाई गई, इसको हमने आधुनिक राष्ट्र राज्य कहा। पहला शब्द है राज्य, स्टेट। तो पहले से यहाँ लोग जो थे उनके पास भी दो चीज़ें थीं, यहाँ पे भी पॉपुलेशन थी और यहाँ पे भी ज्योग्राफी थी। ऐसा थोड़ी ना था कि अशोक के राज्य में भूगोल ही नहीं था, था कि नहीं? ऐसा थोड़ी था कि अकबर का कोई सल्तनत ही नहीं थी, थी, सब लोगों की थी। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन और ज्योग्राफी तो रह गई, लेकिन दो चीज़ें अलग हो गई। एक हो गई सरकार, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो राजा साहब की थी, और यहाँ जब सरकार आएगी तो ये लोग वोट देंगे, आर्थिक मानो और सामाजिक मानो दोनों वोट देंगे। ठीक। और अब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने पहले महिलाओं को वोट क्यों नहीं देने दिया। क्योंकि महिलाएं संस्कृत की वाहक होती हैं। विमेन्स आर द बेस्ट कैरियर ऑफ द कल्चर, बेस्ट ट्रेन्ड पार्टिकल ऑफ द कल्चर। तो इस स्केल पे तो महिला धर्म को खूब सारा पोषित करती है। अगर ये वोटर होती तो लिबर्टी ना आती। अगर ये वोटर होती, इसलिए इन्होंने कहा गरीब नहीं देंगे, कम उम्र के नहीं देंगे, महिला नहीं देगी। तो यूरोप ने नहीं देने दिया इनको वोट। तो इसलिए डेमोक्रेसी से वो गवर्नमेंट आ पाई जो सरकार को चला रही थी। ठीक। और फिर इसलिए दुखी नहीं होना है पॉलिटी में। महिलाओं को आखिरकार कब मिल पड़ा? अभी मैं मार्शल वगैरह को पढ़ा दूंगा, टीएच मार्शल वगैरह को, कि वो सब है ना, सोशल राइट, सिविल राइट, फलाना राइट, ये सब बहुत साधारण साधारण सी चीज़ें हैं सब अभी। तो ये बस ये समझना है। तो सरकार बन गई। सरकार के साथ एक चीज़ और बनी कि ये जो ज्योग्राफी की बाउंड्री है, ये जो सरकार है वही चलाएगी। तो संप्रभुता पैदा हुई, सॉवरेंटी पैदा हुई कि हम निर्णय ले सकेंगे। निर्णय हम कब ले सकेंगे? जब आपके पास शक्ति होगी, पावर होगी। अब पावर है तो फिर मिलिट्री चाहिए, सेना चाहिए, और फिर युद्ध चाहिए, फिर हथियार चाहिए, फिर दुनिया भर की चीजें सब चाहिए। ठीक, ये समझ में आ रहा है? तो सेना क्यों चाहिए? सेना संप्रभुता की गारंटी है बेटा। बिना सेना के संप्रभु नहीं होते। अब भूटान बगल में है, छोटी सेना है, कितना भी सॉवरेन हो, जिस दिन घूम जाएगी निगाह खत्म हो जाएगा। नेपाल की संप्रभुता हमेशा फंसी रहती है, बफर स्टेट फंस जाता है ना। अब यहां से वो कोई कहावत जोड़ दो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विषदंत विनीत सरल हो। तो वहाँ हिंदी वाले मास्टरों की जोड़ ले जाते हैं।
लेकिन सब कुछ कविता थोड़ी है जिंदगी में, वो तो प्रस्तुतिकरण का तरीका हो सकता है। तो सेना मजबूत वालों को चाहिए, है ना। लेकिन सेना बेटा बहुत खतरनाक चीज भी होती है। अगर सेना को सरकार की लत लगी तो जैसे पाकिस्तान में बैठ जाती है बांग्लादेश में ना सरकार की जगह सेना, क्योंकि वो संप्रभुता की गारंटी और ताकत तो उसी के बल पे है कि नहीं। तो जिसके बल पे चल रहे हो पूरी सॉवरेंटी को, अगर वो कहीं अपनी सत्ता को जान पाया किसी तरीके से तो वो आ जाएगा। ठीक, फिर ये समस्या, तो एक पहली प्रॉब्लम जब यहां आती, मॉडर्न स्टेट समझे तो देखो राज्य क्या था, ये था। फिर इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा राष्ट्र का, नेशन का। नेशन आपको जोड़ता है इस नई व्यवस्था के साथ। हाउ द पीपल आर लिंकिंग देयर सेल्फ फ्रॉम द दिस मॉडर्न एंटिटी, लोग अपने आप को इसके साथ कैसे जोड़ रहे होते हैं। सो नेशन के साथ बनता है शब्द नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, विच इज ऑल्सो नोन एज सिटीजनशिप, नागरिकता। जैसे हम धर्म से जुड़े होते हैं, ये मेरा धर्म है, वैसे ही ये धर्म से अलग करके खुद से जोड़ता है, उसको हम सिटीजनशिप बोलते हैं। तो राष्ट्र वो भाव है, वो इमोशन है, वो अफेक्शन है, वो जुड़ाव है, ये मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, ये वाला जो लाइन बोलते हो कि नहीं। तो इसके लिए राज्य पूरा काम करेगा, वो सुबह रोज प्रेयर कराएगा स्कूल में। वो चूंकि इमोशनली जोड़ेगा ना ला करके, तो वो पूरे प्रैक्टिसेस हैं। तो नागरिकता, नागरिक वो नहीं होना वाला जिसका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इसलिए नागरिक, नागरिक उसी को बनाएंगे जैसे कहेंगे, या तो तुम, उसके पैटर्न होते हैं, वी विल डिस्कस इन द पॉलिटी व्हेन वी विल, है ना। तो उसमें क्या होता है कि रक्त से, खून से, बाई द ब्लड, वो अलग अलग फॉर्मूले में माँ बाप पैदा हुए हों, बाप दादा में कोई एक यहाँ का रहा हो, खुद 14-15 साल रह लो, ब्याह कर लो, ब्याह बच्चा बसा लो, मतलब कुल मिला के कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आधार आ जाए कि तुम इसके साथ जुड़ जाओ इमोशनली, बिना उसके नागरिकता नहीं देंगे आपको। तो आप एक्ट पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा होगा, ये कहानी, एक्ट पढ़ोगे, नागरिकता, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। तो फिर ये सब कुछ यहां से लिंक कर देंगे। ओके, अब ये समझ में आई नागरिकता क्या है। नागरिक कौन है, जिसके साथ इमोशनली जुड़ाव हो। अच्छा, वो जुड़ेगा क्यों, इसके लिए, इसके साथ उसकी पूरी व्यवस्था में उसको कुछ अधिकार और कर्तव्य चाहिए। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, अब आप जब संविधान को देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, संप्रभुता। तो और लोग, यही दो चीजें हैं ना, हम हो, हमारी सरकार हो। तो प्रियम्बल लिखेंगे, उसमें उद्देश्य लिखेंगे, फिर जो पहली यूनिट बनाएंगे वो ज्योग्राफी बता देंगे शुरू में, फिर लोग कौन आएंगे, नागरिक कौन बनेगा, फिर उनके अधिकार कर्तव्य कौन होंगे, सरकार कौन होंगे, और सब मिल करके जो बनाएंगे वो सॉवरेंटी बनती है। ठीक, इस लिंकअप को समझना है। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य जिसको कहते हो, तो अब इसमें कुछ चुनौतियां आनी शुरू होती हैं। जैसे सेना ना कब्जा कर ले, एक पहली चुनौती है ना। थोड़ा अलर्ट रहें, आराम से नहीं बैठना, ठीक से बैठना। मार्शल लॉ बोलते हैं, वो ना आ पाए, इसके लिए अलग तरीके से एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक, अलग व्यवस्था बनाते हैं। जैसे भारत में क्या है, भारत में हम लोगों ने क्या किया है कि जब जो सेना है, तो सेना के प्रमुख के ऊपर हमने रक्षा मंत्रालय बना दिया, रक्षा मंत्रालय बना दिया। तो उसमें सेना के लोग नहीं हैं, बल्कि ये सिविलियन हैं। तो सेना के ऊपर नागरिकों का नियंत्रण होता है, रक्षा मंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है, ये सिस्टम बना दिया।
अमेरिका में एक सेना एक ब्यूरोक्रेट, एक सैन्य एक ब्यूरोक्रेट, ऐसे ऐसे चलता है। तो जहां ये नहीं बना उनको पाकिस्तान बनते टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये अजगर पालने जैसा है संप्रभुता के लिए। ठीक। फिर दूसरी समस्या आती है कि कहीं सरकार ही निरंकुश ना हो जाए, सरकार ही निरंकुश ना हो जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई इसकी बॉडी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसके थिंकर अलग हैं, हम पढ़ेंगे। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि 3 होने चाहिए, बॉडी बना दो, अलग अलग शक्तियों का पृथक्करण कर दो। ये वाली स्वतंत्रता बोलने बोलने किसके लिए, वोल्टेयर ने बात की, तो फलाने ने बात की। वो दौर है, बहुत लोग ऐसी बात करेंगे, वो दौर है, बहुत सारे ऐसे लोग बात करेंगे। और हम आपको इसका नाम सोशियोलॉजी क्यों रख दिया है। हम आपको क्या करेंगे, देखो, नियर अबाउट 100 लोगों के, गौतम बुद्ध से लेके महावीर से लेकर के, जो अभी पाइथागोरस से लेकर के, अभी ये नोट्स बन के आपको मिलेगा। लगभग हम 100 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लिंक करके आपको तैयार करवा देंगे, जिससे मन का भय खत्म हो। कि मॉन्टेस्क्यू सुन के लगे कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात नहीं थी। वोल्टेयर सुन के कुछ जादू ना लगे। हॉब्स, लॉक, रूसो सुन के कोई बहुत महान बात ना समझ में आए, है ना। वो पहले की बातें थी, जब वो समस्याएं थी तब उनके विचार बड़े अच्छे थे, लेकिन आज बहुत पिछड़े हो गए हैं वो विचार, है ना। तो उस भय से मुक्ति की जरूरत है, तभी हम आईएएस बन पाएंगे। ये समझ में। भारत भारत देखो, इंडिया का मॉडल और वेस्टर्न मॉडल बहुत अलग है। हम तो हम तो बाद में खुद बने हैं ना, जब पूरी दुनिया बन गई। तो जब बन जाते हैं, अभी भारत पे बात करेंगे। भारत बहुत अलग खिचड़ी है। ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इससे मुल्क खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। जैसे भारत के साथ बड़ी खूबसूरतियां हैं, भारत में ना समाज बहुत मजबूत है। तो भारत और पश्चिम को नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है, यूरोप में डाइवर्सिटी नहीं थी, तो वो लड़ते थे। भारत हमेशा गांवों में बसा। जैसे अकबर, राजा महाराजा आया करते थे, अशोक, बस दुनिया क्या है, हूण आए, कुषाण आए, सब आए। लोगों ने कहा लोग आए, लेकिन लोग कहाँ चले गए पता नहीं लगा। भारत जैसा था, भारत वैसा रह गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में ना इंसान की पूरी जिंदगी गांव में चलती थी। उसके सब रिश्तेदार वगैरह अगल बगल, दो दो गांवों को जोड़ दोगे तो शादी ब्याह से लेकर के सब कुछ निपट जाता था। इनको कभी मतलब ही नहीं था राजा नया आ गया है क्या। तो भारत की जो संस्कृति और भारत के गांव आपस में सिर्फ मेले त्योहारों से, पुजारी वगैरह वो आते थे, वो कथावाचक सिर्फ उससे जुड़ा करते थे। तो भारत की विविधता ने भारत को हमेशा संरक्षित रखा। डाइवर्सिटी जो थी इंडिया की, उसने हमेशा बचा के रखा। तो वी कांट कंपेयर इंडिया विद द वेस्टर्न कंट्रीज। सो दैट्स व्हाई द मॉडल विच वी ऑप्टेड फॉर द इंडिया इट इज टोटली डिफरेंट। जब हम धर्मनिरपेक्षता भारत की बोलेंगे तो अलग होने लगेगा। जो वेस्टर्न, क्योंकि वो उस अलग प्रक्रिया के साथ आ रहे हैं और हम अलग तरीके से चलेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा। अब चलते हैं हम। हमारा मकसद है कि हम अभी उधर की ओर बहुत डीपर नहीं जा रहे हैं। हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि राष्ट्र राज्य वाला ये जोन बना रहे थे, ये इसका और इसके साथ एक विकास की प्रक्रिया है, वो हमने इसको लिंक कर लिया, जोड़ लिया। हमें ये कंफर्म हो गया कि लिबर्टी जिसको हम कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, वो असल में है क्या। उसके मूल में ही काम करना था, पैसा कमाना था, उपभोग करना था। तो लिबर्टी जो है वो फ्रीडम नहीं हो जाएगी। फ्रीडम माने मुक्ति हो सकती थी, अपने आप वो रिस्ट्रिक्शंस होगा। तो पूरे संविधान में एक शब्द का उपयोग बार बार होगा कि यहां पे एक आदमी ये अपना काम कर रहा है तो ये भी कर सके,
ये भी कर सके, तो इसका निजी दायरा बना रहे, इसका निजी दायरा बना रहे, लेकिन दूसरे को ये परेशान ना करे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त युक्त निर्बंधन, मतलब जो तार्किक रूप से आपसी सहमति से, अब तर्क कैसे आएगा, तो तर्क ऐसे तो आता नहीं है। तर्क के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने 3 बॉडी बना दी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बना दिया, लेजिस्लेशन बना दिया, या तो ये समझ के कोई कानून बना दे, नहीं तो ये चला जाए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, सुप्रीम कोर्ट कोई व्यवस्था दे दे। क्योंकि ये देश बहुत सारे लोगों का है ना, बात समझ में आ रही है? हाँ, सही सही बताना, कहीं करना है तो, अगर कहीं डाउट हो कुछ जाए तो पूछना है, आसान सा। तो पूरे संविधान में बार बार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त निर्बंधन, युक्त निर्बंधन, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 फलाना, बोलने की स्वतंत्रता में गाली देने की आज़ादी शामिल नहीं है। तो किसी ने किसी को गाली दे दी तो चला गया फलाने जगह चला गया, है ना। अब ये बता रहा हूं तो एक चीज और बता दूं, फिर इकोनॉमिक्स में लेकर के आता हूं, या जाने तो ठीक है, पहले इतना जानो फिर आगे बढ़ते हैं, उसके लिंकअप नहीं टूटेंगे, ठीक। अब तो पॉलिटी जो है वो बेसिकली वो मैनेजमेंट होती है, और इधर का विकास होता चला जाता है, अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होता चला जाता है। आज के समय में ये और कमजोर हुआ है, समाज के दायरे, उसके पैटर्न बदल गए। जब बदल गए हैं तो राज्य में वैसे ही परिवर्तन आएंगे। तो आज आप देखोगे कौन सा कानून आ गया, लिबर्टी आपकी बड़ी हो गई तो राइट टू प्राइवेसी आ गया। राइट टू प्राइवेसी का दायरा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो आया ही उसी लिए था ना, आया ही उसी लिए था, ठीक। तो जो सही होगा वो आता चला जाएगा। तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि जिस तरह से दुनिया आज है, जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो व्यवस्था है, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे सोसाइटी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, at present system what we are talking about, they all are rationals। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब अपने आप में तार्किक हैं, कोई एक दिन में नहीं आई है। जैसे आज जब हम संविधान कहते हैं तो संविधान एक दिन में नहीं बनता है। तो जब भी हम व्यवस्था को बदलने का सोचेंगे, कुछ भी करने का सोचेंगे, तो ये जरूर तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो बात कही जा रही है उसमें जरूर कुछ तर्क होगा, उसमें जरूर कुछ तर्क होगा, ठीक। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की ओर, ठीक। फिर हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा बेस बना रहा हूं, फिर मैं बताता हूं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जेमिनी का सहारा ले लेते हैं। चुटकुले कम हो पा रहे हैं ना इसमें, चल रहा है सही ना। मेरी थोड़ी आदत कम है, मैं उसे सुनाता तो अब बच्चों को क्या, तो थोड़ा चुटकुला उटकुला मिले हुए है, वो शेरो शायरी, तो मजा आता है। योर टाइम इज लिमिटेड ना, वक्त बड़ा सीमित है। अब जैसे हम यहाँ आए और हम क्या करेंगे, हम जेमिनी एआई ले आएंगे। एआई कुछ चीज़ों के नोट्स में नहीं भी अवेलेबल करा पाऊंगा, वो यहाँ से आपको करने, बाकी तो मैं सब दे दूंगा मैक्सिमम, आपको टेंशन। अब हमने जेमिनी को किया, जेमिनी को हमने कर लिया, ठीक। हमारा काम क्या है, जैसे हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट 10 टर्मिनोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। जैसे हर विषय में क्या होता है कि हमको उसका तार्किक विश्लेषण करना होता है, तभी वो हमें समझ में आएगा। तो 10 महत्वपूर्ण वो शब्द कौन से हैं आर्थिक विश्लेषण के लिए, ये हमने जेमिनी पे कर दिया, और ये अभी हमको बताएगा। जैसे जीडीपी,
इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सप्लाई एंड डिमांड, स्कैरसिटी, चीज़ों की कमी, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ठीक, एक काम जब कुछ जैसे रोटी खाने गए तो पराठा नहीं खाए, तो रोटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन में हमेशा सोचा जाता है कि यार पराठा नहीं मिला था। या जैसे कभी उसमें जाते हैं ना, शादी वादी में गए, अब लाइन से खूब सारे आइटम होते हैं तो एक ठूसने लगे तो अगले पे निगाह बनी रहती है। तो वाई यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ बिहेवियर? एक ये खा लो, दूसरे को अगली, अरे अगले पे क्या है, इसको कम लो यार। तो कर क्या रहे थे आप? ये अवसर लागत है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक खाने जब ये पेट भरेगा ना तो कई सारी इच्छाओं के बदले भरता है। तो आप क्या करते हो कि इसका इतना, इस अवसर का, उस अवसर का इतना, इस अवसर का इतना, इस अवसर का, और आप कैलकुलेट करते हो अवसर लागत की। तो आप अपनी जब प्लेट भरते हो ना, तो उसमें आपकी इच्छाएं, आपकी मांग, आपके अवसर लागत सब कैलकुलेट करके करते हो। और सब खाने के बाद मुस्कुरा के खड़े हो, तब तक कोई आदमी आप, अरे भाई ये तो घरातियों के लिए था, बारातियों के लिए तो असली आइटम उधर है। हाँ ये जो आपके साथ कभी हो जाए इसको क्या बोलते हैं फिर? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में। तार्किक निर्णय के लिए सूचनाओं का पूरा होना जरूरी था। तो जब ब्याह में जाना है तो पहले जरूर देखना है कि भाई घरातियों की व्यवस्था किधर है और बारातियों किधर है, आइटम कौन। पहले तुरंत टूट ना पड़ो। पहले समझदार आदमी 15 मिनट तक टेंट में इधर उधर से घूमता है और फिर वो डिसाइड करता है तो व्हाट ही वाज डूइंग व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द टेंट, ही वॉज गैदरिंग द इंफॉर्मेशंस। वो सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा होता है। वाई ही इज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन? बिकॉज ही इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन। क्योंकि वो व्यक्ति फिर एक निर्णय लेने जाता है कि मैं किस तरीके से क्या चीज खाऊंगी और खाऊंगा, कि नहीं? कर किया है कि नहीं हमने किया है? और जाके तुरंत टूट पड़े ठीक। ऐसे इकोनॉमिक्स में, मेरे को दिखाते हैं इसको फिर थोड़ा सा, कहाँ गया वो, इसमें इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग, आपको जो पहला नोट्स मिला है इसमें वो चीज़ लिखी हुई है। आपको ये वाला उदाहरण याद रहेगा, तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ जोड़ देता हूँ तो आपको ध्यान रहे। ये डैनियल कैनमैन की बुक है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इनको नोबेल मिला बिहेवियर इकोनॉमिक्स का, इनको व्यवहारवादी अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। तो ये जो अचानक आप गए ना, और अचानक आप जाके खाने पे टूट पड़े, मुझे तो ये पसंद है, ये पसंद है, फटाफट खा गए तो इससे भी आपका निर्णय जो था वो तार्किक नहीं था, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से तार्किक नहीं था। फिर तार्किक निर्णय के लिए आपको क्या करना चाहिए था? आपको 10 से 15 मिनट एक बार टेंट में घूम करके देख लेना चाहिए था, तो आप अंदाजा लगा लेते क्या क्या है और खा लेते। लेकिन आपने ये भी नहीं किया। आपने क्या किया? आप गए, पहले बैठ गए, थोड़ा सा जो पहले खाए हैं उसको पचा लेते हैं, हल्का कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और इस पूरे प्रक्रम में 1-1.5 घंटे आपने निकाल दिए। फिर आप आए खाने के लिए, खाना आधे ज़्यादा खत्म हो चुका था। तो ये जो ज़्यादा स्लो सोचोगे तो भी बायस्ड हो, पूर्वाग्रही निर्णय निकलेंगे, और ज़्यादा जल्दी सोचोगे तो भी निर्णयों में बायसनेस आने की संभावना रहती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, सुन रहे नहीं रहे? हाँ 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 कहिए। अब जैसे क्या होता है, जब आप तेजी से सोचते हो तो जैसे हम सिस्टम फास्ट, ऑटोमेटिक होती है, इंट्यूटिव होती है, एफर्टलेस, इमोशनल, अनकॉन्शियस। हाँ यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसी
ऐसे कर देते हैं हम कि नहीं? और सिस्टम जानबूझकर दिमाग लगा करके विश्लेषण करके ध्यान से सोचना तब निर्णय लेना, ये दोनों इकोनॉमिक्स में होता है। जब हमने तार्किक मानव माना था कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, लागत लाभ विश्लेषण करोगे, उस समय दो तरह से आप चीजों को निर्णय लेते हो, जल्दी जल्दी सोच के और धीरे धीरे सोच के। तो दोनों में खतरे हैं। दोनों में जो खतरे होते हैं उसको हम बस एक रीडिंग से लेनी है, ठीक है। जल्दी होता है तो यहां पे एक हिस्सा दिमाग में होता है, अच्छा कहीं और घटना घट रही है, हमें लगा हमारे यहाँ। ये तो जल्दी सोचते हो तो दिमाग के बीच के हिस्से में एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इमोशनल होते हैं। और इसमें वो लिखा होगा, ठीक, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें जब आप थिंक करते हो तो रीजन प्रोड्यूस करते हो दिमाग के उस हिस्से के साथ। इसलिए इकोनॉमिक्स वाले अपनी बात बताते हैं, हैवी करके बताते हैं। अब इन दोनों से होता है बायस, तो बायसनेस के पैटर्न लिखे हुए हैं, ठीक। अब जब जल्दी सोचे, देखो सिस्टम 1 का होगा, बायस कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब सूचना मिलती है लेकिन ऐसा किया कि कहीं, जैसे एक जगह इसमें लिखा हुआ है कि जहाज का कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आप जहाज पे बैठना छोड़ दिए, या जहाज पे नहीं बैठना चाहिए, देखो देखो मर गए। लेकिन अब आपने ये नहीं देखा कि असल में 50,000 1,00,000 उड़ानों के बीच में एक के साथ हुआ। आपने डेटा एनालाइज नहीं किया ये, ठीक। तो ये भी क्या है? पूर्वाग्रह है। ये भी क्या है? बायस्ड है, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक। अब जैसे फ्रेमिंग इफेक्ट होता है, अफेक्ट ह्यूरिस्टिक्स है, ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा, समझने की आपको कोशिश करनी है कि ये कैसे कैसे आता है। जैसे फ्रेमिंग होता है कि हम दिमाग में पहले ही फ्रेम कर लेते हैं कि हमको भाई फायदे की ओर जाना है, पहले ही बन गई है ना। प्री एज्यूम होता है, इमोशनल डिसीजंस होते हैं। जैसे हम मान लो पढ़ने भी आए तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्लास में आए तो कंटेंट क्या है, ठीक। हम ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम की डिमांड क्या है, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि आने वाले बदलाव क्या हैं, बल्कि हमने निर्णय कैसे ले लिया, जैसे इसमें है, अभी आप देखोगे, एंकरिंग, फ्रेमिंग, बायस, अफेक्टिव न्यूरिस्टिक, हेलो इफेक्ट। एक हेलो इफेक्ट मतलब एक सिंगल, फलाने मास्टर बहुत प्यार से पढ़ाते थे, ये वाले गुस्से में पढ़ाते हैं। अब ये एक सूचना है, आपने नहीं समझने की कोशिश की कि वास्तव में सच में आगे भी कुछ हो सकता है। तो ये कैसा था? ये फास्ट थिंकिंग थी, ये रेशनल डिसीजन मेकिंग नहीं थी। ऐसे ही नंबर ऑफ पक्षपात, आप देखो इसमें मैं आपको, खैर ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी आपको ले चलना यहाँ, तो अभी इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर इसको मैं डील करूंगा यहाँ पे, ठीक। हमने क्या करने की कोशिश की? हमने ये करने की कोशिश की कि हम जेमिनी पे हैं और हम जेमिनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने 10 शब्दों के चुनाव को उसको आदेश दिया कि जेमिनी मुझे 10 वो शब्द दो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस पर्पज, जो बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक विश्लेषण के संदर्भ में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, मार्केट हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, बिजनेस साइकिल हो गया। हमको लगा कि ठीक है, पहले हम इन 10 को यूज करेंगे। हम फिर क्या कर सकते हैं? अनदर 10, दस और। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, जैसे कोई चीज 10 बनाई जाती है तो 10वीं इकाई को बनाने की जो कीमत होती है, लागत होती है, ठीक, जितनी मेहनत आपकी लगी। कोई चीज 10 खरीदी, बेच रहे हो, तो अंतिम इकाई को बेचने खरीदे से जो आपको लाभ होता है,
ये हम क्यों इसको कैलकुलेट करते हैं? जैसे आप वही उपयोगिता के नियम के साथ चलता है, एक रोटी खाए तो दूसरी से अगर कम फायदा और रसगुल्ला से ज़्यादा है तो रसगुल्ला ले लेंगे। तो ये बिहेवियर पे काम करता है सीमांत बेनिफिट। आर्थिक संतुलन, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नलिटी, ये द कॉस्ट और बेनिफिट दैट अफेक्ट द पार्टी हु इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों होती हैं, अच्छी बुरी होती हैं। पब्लिक गुड, जो सरकार सामान दे रही होती है हमको, वो कर देते हैं। मार्केट फेल्योर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट। कीन्सियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये कर देते हो। फिर आप अनदर 10 डाल दोगे, अनदर 10 डाल दोगे, अनदर 10 डाल दोगे, और इसको आप क्या करते हो, जैसे अगर हिंदी में है तो हम डाल देंगे कि इन हिंदी। ठीक, सीमांत लागत, आर्थिक संतुलन, सार्वजनिक वस्तु, सामूहिक मांग। अब जैसे हमको बेरोजगारी समझनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मैं तुम्हें थोड़ा यूज इसका समझा रहा हूँ, इसको देखना। अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, बेरोजगारी आपने समझा, तो ये बेरोजगारी आपको बताएगा। ठीक, बेरोजगारी की दर, प्रकार, ठीक, 2-3 लिख दी। और हमें इसमें से जाना है कि ठीक है, एग्जाम्पल, हमने कहा एक उदाहरण दो। अशोक स्नातक जिन्होंने पिछले 6 कंप्यूटर की नौकरी की, दिसन है स्थित शिक्षित बेरोजगारी, ये हो गया। दूसरा उदाहरण, तीसरा मान लोगे, किसी घटना पे उदाहरण मान लोगे, तो ये सब कुछ अब आपको एआई दे रहा है। और हम कक्षाओं में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते थे पहले, खूब सारी कहानी सुनी, लास्ट में पता लगा मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि 3 जो है शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। उठो। आज मुझे लगता है बारिश के चक्कर में कुछ लोग फंस गए हैं यहाँ। ऐसा है? हाँ, नहीं तो बारिश के चक्कर में चलो ठीक। तो आप जेमिनी एआई का यूज करेंगे, जेमिनी एआई का यूज करेंगे, ठीक है ना। चैट जीपीटी का उपयोग करेंगे, हिंदी में पूछेंगे, उदाहरण पूछेंगे, थिंकर्स पूछेंगे, और इसकी आदत डालिए आप। ठीक, अब हम इकोनॉमिक्स को लेकर के चलते हैं। इकोनॉमिक्स में जब आपने ये कह दिया कि देखो पहला व्यक्ति यहाँ पे हमने ले लिया, और हमने ये देख लिया कि ये कैसा था, सेल्फ इंटरेस्ट है, रेशनल है, ये वेल्थ चाहता है, एकुमुलेशन चाहता है, और ये क्या चाहता है, लॉस एवर्जन, नुकसान कम चाहता है। और ये क्या करता है, ये खूब सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, सूचनाएं इकट्ठा करता है, और फिर ये करता है, ये बढ़िया से सोच करके स्लो थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग, ये वाला डिसीजंस लेता है। जब आप ये सारे मान्यताएं हमने ले ली कि आर्थिक मानव कौन है, होमो इकोनॉमिकस, आ रहा है समझ में? हाँ तो आर्थिक मानव कौन है, जो स्वार्थ, इन सारे पैरामीटर्स को हम जब गिनना चालू करेंगे तब हम देखेंगे, तो ठीक है। ठीक, अब इस आधार पे आप ध्यान से सोचिए। फिर हमने उदाहरण लिया 100 रुपए का, जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर आपने इसको अलग अलग तरीके से खर्च किया, कंजम्पशन 1, कंजम्पशन 2, कंजम्पशन 3, कंजम्पशन 4। ठीक, आपने ये चयन क्यों किए, यूटिलिटी के बेस पे, उपयोगिता के आधार पे, किसकी उपयोगिता आपके लिए कितनी ज़्यादा थी। उपयोगिता आपने कैसे टेस्ट की थी, आपकी नीड कितनी पूरी हो रही है, इच्छा कितनी है, डिजायर, विल टू कंज्यूम। जितनी भूख थी, एक शारीरिक थी, उसके हिसाब से आपका चयन था, आप क्या चाहते थे, उसके हिसाब से आप चीज़ों को सोच रहे थे। अब आपने यहाँ पे क्या काम किया, जब आपने ये 100 रुपए में किया तो आपने क्या काम किया, इसको, ये
सब जगह फिक्स करके कंज्यूम किया। आपके पास उदाहरण 2 है, 1 लाख रुपए होते और आपको कोई बिजनेस करना था, तो आप अलग अलग गतिविधियों में खर्च करते, तो आप ये क्या कर रहे थे, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अनुकूलीकरण, ऑप्टिमम, अनुकूलतम। जैसे कोई भी चीज जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी जो डिसीजन होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम क्या लेते हैं, बेस्ट पॉसिबल। हम क्या डिसीजन लेते हैं, बेस्ट पॉसिबल, जो सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है। ठीक, और हम इस ओर बढ़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपने कहा, जैसे इकोनॉमिक्स की पहली परिभाषा आप खुद ही देना शुरू करोगे, जब सब्जेक्ट को थिंक करना शुरू करोगे तो आप खुद ही ये बताने चलोगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, अनुकूलतम उपयोग है। किसका, जो भी आपके पास हो, पैसा हो, घर है, सामान है, भोजन है, मतलब जो भी है उसका नाम आप संसाधन रख सकते हो, उसका नाम आप संसाधन रख सकते हो। तो आप कहते हो संसाधनों का अनुकूलतम दोहन, द ऑप्टिमल या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इस काम के लिए हम क्या करते हैं, इस काम के लिए हम करते हैं मशीन बनाते हैं, जहां से एआई आ गई। आज एआई क्या कर रहा है, जैसे हम गूगल पे सर्च करते थे तो खूब सारे पेज खुल जाते थे, तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता था, एनर्जी ज़्यादा लगती थी। तो एआई क्या करता है, सारी सूचनाओं को लाता है, पॉइंटर में दे दिया, तो उससे क्या बचा, समय बचा, ऊर्जा बची, है ना, बचा ना। तो ये आपकी प्रक्रिया है। तो आप जब मशीन को क्या बोलते हो, फिजिकल रिसोर्सेस, भौतिक संसाधन। जो लोग इसको करते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, इस काम को अच्छे से करते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और चूंकि हम धरती से ही सब कुछ पाते हैं, यहीं के तत्वों को खोज करके बनाते हैं, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक, तो इकोनॉमिक्स क्या है, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। जैसे 3 चीज मिलाई तो ऐसी मिलाई कि बेस्ट पॉसिबल बन जाए। ठीक, संसाधनों का अनुकूलतम दोहन। तो संसाधन कौन से हैं, भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक। ये वाली थीम रखनी है हमको। अब जब हम इस थीम को लेकर के चलते हैं, तो हम इससे चाहते क्या हैं, आखिर हम इस विषय के साथ इसको बैलेंस कैसे करते हैं। एक पूरी व्यवस्था है जिसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो होमो इकोनॉमिकस हैं। ठीक, बहुत से लोग हैं जो होमो इकोनॉमिकस है, मतलब वो अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, वो तार्किक हैं, चीज़ों की सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि यहाँ होमो इकोनॉमिकस है। ठीक, इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखो, जब ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये कुछ पैदा करेगा, तो हम उसको बोलते हैं उत्पादन। उत्पादन वो है जो दूसरा उसको कंज्यूम कर ले। ये भी प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा, तो ये कंज्यूम, ऐसी। तो उत्पादन और उपभोग एक दूसरे के सिलसिले में चलेंगे। और जिस जिस तरीके से आपस में बटे, मतलब जिसने जितना बनाया उसके बदले उसको उतना पैसा मिला, इसको आप बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राथमिक वितरण, विनिमय जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो एक व्यवस्था की कल्पना करो जहां पे सब लोग ये हैं, जहां पे सब लोग ये हैं,
और यहां पे हमने बनाई एक गवर्नमेंट, यहां पे एक बनाई गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है? वॉर से बनती है, युद्ध से लड़ी होगी, राज्य तभी बना होगा। युद्ध लड़ते हैं ना ये लोग, जीतते हैं, बहुत सारे होते हैं, देश की सुरक्षा होती है, दुनिया भर की है, तो इसको हम वॉरफेयर बोलते हैं। यहां पे जो लोग हैं, अगर इनके हित के लिए, मतलब हमने कहा कि इनके हित के लिए काम होगा, जो सरकार बनेगी वो इनसे मान लो टैक्स लेती है। संसाधन कौन पैदा कर रहा है? ये लोग। तो असली देश में अर्थव्यवस्था में हिस्सा किसका है? ये लोग, यही लोग हैं। तो सरकार इनसे क्या लेती है? टैक्स। अब टैक्स इन्हीं को वापस कर दे, एक तरीका ये है, क्योंकि उन्हीं से लिया था। और क्यों वापस कर दे? इस तरीके से करे कि ये और अच्छा हो जाए। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क फेयर। इसको क्या बोलते हैं? वर्क फेयर। लेकिन सरकार ये पैसा इनसे लेकर के यहां खर्च कर दे। ठीक, और इन पे क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि ये यहां आ सकेंगे या यहां चीजें ठीक रह सकेगी, क्योंकि संसाधनों पे इनका भी हक है। ठीक, तो इसको बोलते हैं वेलफेयर। तीन शब्द हैं, वॉरफेयर, वर्कफेयर और वेलफेयर। ठीक, सरकार ने क्या बनाया? बजट। समझ में आ रही मेरी बात? और सरकार ये पैसा इन्हीं को दे दे, इनको पेंशन दे दे, इन्हीं को सब्सिडी दे दे, इन्हीं को कोई सहायता कर दे, इन्हीं के लिए स्किल डेवलपमेंट चला दे, इन्हीं के लिए कोई ट्रेनिंग पर्पज चला दे, इनके पैसे का मेजर हिस्सा इन्हीं पे खर्च कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वर्क फेयर। ठीक, और ये यहां पे दे दे, है ना? जैसे हमने कहा कि भाई हेल्थ दे दे, एजुकेशन दे दे, विकलांगों को कुछ दे दे, महिलाओं को समर्थन दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन वो क्यों दे रही है? इसका एक तर्क होगा। क्यों? क्योंकि यहां ही कुल पैदा होना है और यहीं से बटना है। तो इसको इस तरीके से देना है यहां पे, जिससे कि ये जो है कुल बढ़ जाए। ये कुल बढ़ेगा तो फिर ये टैक्स ज्यादा पाएगी। तो ये टैक्स, आओ वापस आओ, क्लास में आओ, लौटो लौटो। चलो आत्माओं, वापस आओ। क्या बताया मैंने? अगर सरकार, जो बिजनेसमैन क्लास है, जो मेहनत कश लोग हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं, कल्पना अभी जो भारत में जैसे आप सब लोग, तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने चीज़ों को पैदा किया, भले वो किसान है, भले वो उद्योगपति है, वो कोई सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, कोई भी जो काम कर रहा है, अगर टैक्स लेकर के उसी के हितों की बात कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क फेयर। ठीक, और अगर उनसे पैसा लेके इनके अलावा बाकी के लिए कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं वेलफेयर। और सरकार पैसा लेके युद्ध लड़ ले तो वॉरफेयर होता है वो। जैसे कारगिल का युद्ध हुआ तो सरकार सबसे टैक्स लेती है। इसलिए जब उधर दिक्कत आती है, यहां से लेती है, तो यहां पे भी अब पैसा उतना ही, संसाधन उतना ही, वहां खर्च करेगी तो यहां के लिए बचेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। यहां के लिए बचेगा कि कम होगा? कम होगा। इसलिए बड़े मुल्क युद्ध नहीं करते, कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि खुद बचे रहें। ये समझ में आ रहा है? ठीक, इस कॉम्बिनेशन को लेकर के, जैसे यहां जो कुल पैदा होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, यहां तक हम बेसिक इकोनॉमिक्स जानते होंगे। ठीक, ये जीडीपी बोलते हैं, दुनिया का है वो समझ। अब यहां पे देखो, ये कैसे चलेगा देश? अगर ये पूरी व्यवस्था ये गवर्नमेंट चला रही है, पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट चला रही है, उसी ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। तब ये है सोशलिज्म।
ठीक। ओनर कौन है? प्राइवेट पर्सन। तो ये क्या है? कैपिटलिज्म। ठीक। ये वाली आइडियोलॉजी लेकर के और इसको लेके 1917 में यूएसएसआर बनता है, सोवियत संघ बनता है। इस पे जो देश चलता है उसका नाम अमेरिका है, ब्रिटेन है। और ये दो आइडियोलॉजियाँ आपस में टकराती हैं कि किस में ज़्यादा अच्छा हो सकता है लोगों का, क्योंकि हमें कुल व्यवस्था को देखनी थी। और 1970 के दशक में आकर के, 90 के दशक में आके ये तय हो गया कि ये वाली व्यवस्था अभी के हिसाब से बेटर है। लेकिन अब फिर से जो नए चुनाव हो रहे हैं, जैसे अभी फ्रांस का इलेक्शन हुआ है, ब्रिटेन का इलेक्शन हुआ है, इन सभी जगहों पे थोड़ा सा इधर की ओर झुकाव आया है। इधर की ओर झुकाव फिर से आ रहा है। ठीक। अब ये समझ में आ रहा है? ठीक। देखो, ये पॉलिसी जिसके थ्रू हम यहां से सोच रहे हैं, मान लो यहां कोई इलेक्शन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सोचती है, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि प्राइवेट को बढ़ाओ और सब अच्छा होता चला जाएगा, ये एक विकास प्रक्रिया के साथ ये चीज़ आई। ठीक। पहले कैसे आया? सबसे पहले आता है जिसमें एडम स्मिथ वगैरह हैं, उसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। आपके नोट्स में मेंशन है इस वाले में, लास्ट पेज पे। उदार, है ना, क्लास की जो है उदारवाद बोलते हैं। इसमें एडम स्मिथ लोग हैं जिन्होंने कहा अहस्तक्षेप, ये पुरानी बातें थी, इन्होंने कहा ये काम होना चाहिए। अच्छा, इससे अगर आप ये देख रहे हो कि ये पूरी व्यवस्था, अगर ये पूरी व्यवस्था पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर तीनों की बेहतरी हो रही है, ठीक, तो जब उस समय वहाँ पे जब ब्रिटेन वगैरह में औद्योगिक क्रांति हुई, तो ये जो विचारक थे इन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को काम करने दो। तो कुछ ने कहा कि बहुत माल पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जितना पैदा होगा वो अपनी पूर्ति, अपनी सप्लाई खुद ही खोज लेगी। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसे करके बोल दिया। एक तरह की ये नीति आई। एक एडम स्मिथ थे, वो जेबी से थे। एडम स्मिथ एक आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लेजेस फेयर, लोगों को काम करने दो। तो लोगों ने कहा कि भाई ये एक दूसरे को मार डालेंगे, लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। ठीक। और एक दौर में ब्रिटेन में खूब सारा झगड़ा हो रहा था, खूब सारा झगड़ा हो रहा था। तो ये आया कि सरकार को खूब कड़ा कर दो, स्ट्रांग गवर्नमेंट कर दो। इसके थिंकर हो गए हॉब्स, इन्होंने बोल दिया लेवाइथन, राज्य बहुत मजबूत होगा। ठीक। उसके बाद दुनिया थोड़ा अच्छी हो गई, झगड़े फसाद खत्म हो गए। जब झगड़े फसाद कम हो गए, व्यापार दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और ब्रिटेन वगैरह, यूरोप वगैरह वो फ्लोरिश होने लगे। वो तेजी से उनके यहाँ संपदा आने लगी, जीडीपी बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसा आने लगा, रोजगार बढ़ने लगे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। उस समय के विचारक आ गए फिर लॉक। लॉक्स ने कह दिया लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी मतलब इसको निजी अधिकार होना चाहिए, इसको छोड़ दो, ये काम करे अपना। ठीक, स्वतंत्रता करो। इसको लिबर्टी चाहिए थी, इसको जीवन का अधिकार होना चाहिए, और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये वाले जो लोग थे, एडम स्मिथ, लॉक, ये लोग जो सारे लोग, कुछ हिस्सा हॉब्स का भी, ये क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़े हुए लोग थे। ठीक, ये समझ में आ रहा है? इस तरह की नीति थी जिससे हम ये मान के चल रहे थे कि सब अच्छा होगा। लेकिन 1930 में ऐसा हुआ, बेसिकली 1910 के बाद ही होना शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से। 1914-15 के बाद जब दुनिया एक बार विश्व युद्ध में लड़ती है, तब यूएसएसआर बन जाता है। और 1930 आते आते दुनिया आर्थिक मंदी में फिर से फंस जाती है, बुरी तरीके से फंस जाती है। अब ये आता है कि अगर ये लोग लगातार ही बढ़ रहे थे, ये लोग लगातार ही बढ़ रहे थे, तो आप इनको, जैसे वो नीतियां सही थी तो ये फिर बढ़ता रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है कि जो ये कुल बढ़ रहा था ये गिरने लगता है। जो ये कुल बढ़ रहा था ये गिरने लगता है। गिरने को कैसे देखेंगे? तो बोलेंगे भाई जो कुल पैदा होता था वो कम हो गया, जीडीपी गिर रही होगी। और लोग, भाई लोग ही तो पैदा कर रहे हैं इसको, जो लोग इसको पैदा कर रहे हैं उसको बोलते हैं रोजगार।
जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इस व्यवस्था में लगे होते हैं। ठीक। और जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे जो लोग इसमें लग गए हैं वो कौन है? एम्प्लॉयड। जो यहां हैं लेकिन इस रास्ते पे हैं, इधर आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो कौन है? अनएम्प्लॉयड। हु दे आर ट्राइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ इकोनॉमी बट अनेबल टू डू दिस। जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पाए, उनको हम बेरोजगार बोलते हैं। और इस सबको मिला के लेबर फोर्स बना देते हैं। लेकिन वे लोग जो इस व्यवस्था में हैं, और ये जो ताऊ घर पे सो रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, फिलॉसफी दे रहे हैं, बेटा ना इनको बेरोजगार माना जाता है ना इनको रोजगार। ये आउट ऑफ द लेबर फोर्स हैं। इनको इकोनॉमिक्स नहीं गिनती है अपने में, इनको सोसाइटी गिनती है अपने में। जो घर पे बैठे कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, डिग्री तो थी हमारे पास, नौकरी दी। तो इकोनॉमिक्स की दुनिया में इनके लिए कोई जगह नहीं होती है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। तो इसको श्रमबल बोलते हैं, लेबर फोर्स। तो अनएम्प्लॉयड कौन है? जो इधर आ रहा है। तो जब उसकी परिभाषा करोगे तो वो जो करने लायक हो, करना चाह रहा हो, खोज रहा हो, ना मिल रहा हो, मतलब बेसिकली ये इसी को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक ना? तो ये पूरा हो जाता है। तो बेरोजगार बढ़ गए, मतलब हु दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब बट अनेबल टू फाइंड दिस, द नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। वे लोग जो लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पा नहीं रहे थे, ये संख्या बढ़ने लगती है। ठीक। तो रिसेशन आ रहा है, इसका मतलब हो गया। और अगर अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट वहीं रुक गई है, लोग बढ़ गए, पैदा होंगे, जवान होंगे, पढ़ लिख लिए, काम करने आ गए, लेकिन उनको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो भी दिक्कत है, तो भी मंदी आ जाएगी, विवाद हो जाएगा, युद्ध हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, आंदोलन हो जाएंगे, लूट, सब कुछ होने लगेगा, डकैट्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस व्यवस्था को जब पहले चलाया गया तो इस नीति पे चलाया गया। फिर 1930 आते आते ये दुनिया 20 लेटर से ही ये बैठने लगी। 1914-15 तक कई सारे बैंक बंद होना चालू हो चुके थे, जो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ता चला गया। 1930 में आकर के इस वाली नीति पे सवाल उठ गया, इस वाली नीति पे सवाल उठ गया कि ये ठीक नहीं है। ठीक। उस समय ये कहा गया कि सरकार इनको सपोर्ट करेगी, सरकार इनको सपोर्ट करेगी। मतलब सरकार अब क्या करने जा रही थी? वेलफेयर करेगी। 1930 की मंदी का जो हल क्या था? वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, वेलफेयर प्रोग्राम्स थे।